हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में। कैसे हम लोग सॉलिड प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सॉलिड प्रिंसिपल को दिया गया था रॉबर्ट सी मार्टिन के द्वारा, और उन्हें हम लोग अंकल बॉब भी बोलते हैं। और जो इसके कुछ प्रिंसिपल हैं वो इस प्रकार हैं। ये बेसिकली 5 वर्ड्स का एक एक्रोनिम है, और इसके फुल फॉर्म कुछ इस तरह से हैं। जैसे मैं सॉलिड की बात करूं तो एस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओ रिप्रेजेंट करता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, एल रिप्रेजेंट लिस्को सब्स्टिट्यूशन, आई विल से दैट इंटरफेस सेग्रीगेशन, एंड डी इज स्टैंड फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन। तो इसका मतलब क्या है और कैसे हम लोग इसका इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग में, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप सॉलिड प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं तो आपका जो कोड होगा वो बहुत ही ईजिली आप उसको मैनेज कर सकते हो, बहुत ही ईजी आप अपने कोड को स्केल कर सकते हो, एंड आपके जो कोड की रीयूजेबिलिटी होगी वो भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके पहले वर्ड से, जिसको हम लोग बोलते हैं एस, विच रिप्रेजेंट अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो इसको मैं यहाँ पे एक छोटे से कोड स्निपेट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से मेरे पास कोई क्लास है स्क्वायर नाम से, ठीक, और इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं मेरे पास। लेट से मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ अपना एरिया। तो एरिया के लिए मुझे चाहिए साइड, क्योंकि स्क्वायर के पास साइड होती है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो इंट में होगी, और रिटर्न भी इसका एरिया डबल में ही, सॉरी इंटीजर में ही मैं कर रहा हूँ। सो अब मैं यहाँ पर रिटर्न करने वाला हूँ इसका एरिया, तो साइड इंटू साइड, ठीक, ये इसका एरिया हो गया। और यदि मैं इसके पेरीमीटर को कैलकुलेट करूँ, सो कैलकुलेट पेरीमीटर, और यहाँ पर पास कर देता हूँ साइड विच इज़ अ टाइप ऑफ इंट, और ये मुझे रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप, और रिटर्न करता हूँ 4 इंटू साइड, ठीक। तो ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए, और इसके अंदर यहाँ पर दो और फंक्शन है, रेंडर स्क्वायर। सो ये बेसिकली रेंडर करेगा स्क्वायर को, और मैं इसके अंदर सिंपली एक प्रिंट फंक्शन देता हूँ, और मैं बोलता हूँ रेंडर स्क्वायर, ठीक। एक और फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, रेंडर लार्ज स्क्वायर, प्रिंट के अंदर मैं बोलता हूँ रेंडर लार्ज स्क्वायर। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्लास है स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर मेरे पास है 4 फंक्शन, ठीक है। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आपका जो क्लास है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होनी चाहिए, वो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल नहीं करे। तो यदि मैं इस क्लास की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शंस ऐसे हैं जो स्क्वायर स्पेसिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास दो फंक्शन ऐसे हैं जो इसका दूर दूर से कोई भी नाता नहीं है हमारे स्क्वायर के कैलकुलेशन से। दैट मीन्स स्क्वायर क्लास यहाँ पर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधा हुआ है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये है कि ये कैलकुलेट कर रहा है एरिया या पेरीमीटर, तो ये रिलेटेड हो चुका है स्क्वायर से, मतलब ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। एरिया उसका हो सकता है, उसका पेरीमीटर हो सकता है, ठीक है। रेंडर करना स्क्वायर के अंतर्गत कैसे हो गया, ये तो यूआई रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो इसको मैं स्क्वायर क्लास के अंदर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर जो है उसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एरिया वो कैलकुलेट कर सकता है, पेरीमीटर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अन्य जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये जो रेंडरिंग का हमने जो फंक्शन लिखा है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ स्क्वायर यूआई। तो अब जितने भी यूआई रिलेटेड पार्ट होंगे इस स्क्वायर के लिए वो हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर करेंगे। तो जैसे ही मैं इन दोनों फंक्शंस को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाता हूँ तो आप देख सकते हैं अब हमारा स्क्वायर क्लास जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है केवल एक चीज़, और वो है स्क्वायर रिलेटेड काम करना। जैसे वो एरिया कैलकुलेट कर रहा है, पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहा है। और यूआई की बात करें स्क्वायर यूआई की, तो यहाँ पर इसका काम है रेंडरिंग वगैरह करना, यूआई रिलेटेड काम करना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस स्क्वायर क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया और इसे एक सेपरेट क्लास में रखा। तो ये है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो अब स्क्वायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एरिया वगैरह कैलकुलेट करना, पेरीमीटर कैलकुलेट करना हो गया, जो कि स्क्वायर से रिलेटेड है, और यूआई से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं वो हमने इस
स्क्वायर यूआई क्लास के अंदर डाल दिया। तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को अप्लाई किया। हम लोग बात करने वाले अपने सेकंड प्रिंसिपल के बारे में, विच इज़ कॉल्ड ओपन क्लोज प्रिंसिपल। और इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज़ ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, तो इसको हम लोग इस पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास एक क्लास है इंश्योरेंस कंपनी, और ये इंश्योरेंस कंपनी डिस्काउंट देती है अपने कस्टमर्स को। अब हमारे पास कस्टमर के जो टाइप हैं वो 3 टाइप के हैं। एक है होम इंश्योरेंस कस्टमर, फंक्शन है इज़ लॉयल कस्टमर इसके अंदर। सिमिलरली हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर, इज़ लॉयल कस्टमर इसके अंदर एक फंक्शन है। और उसी तरह हमारे पास एक व्हीकल इंश्योरेंस कस्टमर है, इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन है इज़ लॉयल कस्टमर। ठीक, यहाँ पर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के अंदर डिस्काउंट रेट नाम का एक फंक्शन बनाए हैं। ये डिस्काउंट रेट बेसिकली डिस्काउंट देता है हमारे व्हीकल इंश्योरेंस कस्टमर को। पहले वो चेक करता है कि ये लॉयल है या नहीं, लॉयल होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये डिस्काउंट वगैरह देता है। सिमिलरली हमारे पास एक और डिस्काउंट रेट है लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर, और इसके लिए भी सेम कंडीशन रन होती है, वो लॉयल होगा तो उसको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो कम मिलेगा। और सिमिलरली हमारे पास होम इंश्योरेंस कस्टमर है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपने एनकाउंटर की होगी कि जितने भी हम अभी यहाँ पर नए कस्टमर को इंट्रोड्यूस करेंगे उसके लिए मुझे यहाँ पर एक नया डिस्काउंट रेट फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो बोलता है हमारा प्रिंसिपल कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और ओपन फॉर एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन यहाँ पर हो नहीं रहा है क्योंकि हम नया कोड ही लिख रहे हैं उसके लिए, और मॉडिफिकेशन को क्लोज़ करें तो मॉडिफिकेशन को हमने यहाँ पर क्लोज़ भी नहीं किया क्योंकि हर क्लास के लिए हमें एक नया डिस्काउंट रेट नाम का फंक्शन बनाना पड़ता है जो कि उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करेगा। तो इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करें, तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पर एक इंटरफेस बनाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ कस्टमर। ठीक, और इसके अंदर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ इज़ लॉयल कस्टमर, और ये मुझे रिटर्न करेगा बुलियन। जैसे यहाँ पर ये इसके अंदर हर क्लासेस के अंदर फंक्शन लगे हुए हैं। तो अभी मैं इस कस्टमर इंटरफेस को हर जगह पे इम्प्लीमेंट करूँगा क्योंकि ये फंक्शन नेम सेम है, तो मैं यहाँ पर ओवरराइड लगा दूँगा तो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो नहीं आएगा। सिमिलरली मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा अपने होम के लिए, होम इंश्योरेंस कस्टमर के लिए, एंड यहाँ पर हमें करना होगा अपने लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर के लिए। ठीक, तो मैं यहाँ पर ओवरराइड लगा देता हूँ। ऑलराइट, तो अभी हमारा जो व्हीकल इंश्योरेंस कस्टमर है, होम इंश्योरेंस कस्टमर है और लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर है, ये सारे ही कस्टमर नाम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा मेरा, तो फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा ये होगा कि यदि मैं फंक्शन बनाऊँ डिस्काउंट रेट का और वहाँ पर पास करूँ कस्टमर, और ये रिटर्न करता है इंट। अब इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा कस्टमर के अंदर जो हमारा इंटरफेस के अंदर इज़ लॉयल कस्टमर है, और रिटर्न करा दूंगा कुछ वैल्यू। लेट से मेरे पास डिस्काउंट होता है 38 का जब भी कस्टमर हमारा लॉयल है, और नहीं तो मैं सिंपली उसको 30 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ। ठीक, तो अब इसमें और इन सारे में क्या अंतर है, अंतर ये है कि अभी हमारा जो भी क्लास कस्टमर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होगा उसको हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर है तो इसको भी मैं इस पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट में कॉल कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं इसके लिए एक मेन फंक्शन बनाता हूँ और एक वेरिएबल बनाता हूँ लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर का, और इसको इनिशियलाइज कराता हूँ लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर से। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ होम इंश्योरेंस कस्टमर के लिए, और कुछ इसी तरह मुझे बनाना पड़ेगा एक हमारा व्हीकल के लिए। तो हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल बना लिए हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नहीं तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी का जो डिस्काउंट रेट है जिसमें हम लोग कस्टमर पास कर रहे हैं, अगर उसमें हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर को पास करें तब भी यहाँ पर कोई एरर नहीं आने वाली है। और इसी तरह से यदि मैं इंश्योरेंस कंपनी में कस्टमर वाले डिस्काउंट रेट को कॉल करूं और यहाँ पर होम इंश्योरेंस कस्टमर पास करूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्टली मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी में भेजता हूं अपने व्हीकल इंश्योरेंस कस्टमर को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अभी मैं यदि इसको मैं डिलीट करता हूं तभी आपको समझ में आएगा। तो अब क्या हो रहा है ना, ये जो डिस्काउंट रेट कॉल हो रहा है वो ये वाला हो रहा है, और इसका टाइप है कस्टमर, और कस्टमर एक इंटरफेस है।
तो इस वजह से जितने भी क्लासेस इसको इम्प्लीमेंट करे होंगे उनका रेफरेंस या फिर उनका ऑब्जेक्ट हम इस पर्टिकुलर डिस्काउंटेड में पास कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इज़ लॉयल कस्टमर कॉल होगा, जैसे मैंने पास किया लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर अपने डिस्काउंटेड में, तो लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर का जो इज़ लॉयल कस्टमर होगा वो अभी कॉल होगा। तो हमने किया क्या, हमने इस सिनेरियो को कुछ ऐसा बना दिया कि अब जितने भी कस्टमर नए आएंगे वो इस कस्टमर नाम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे और इस डिस्काउंट रेट में अपने ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को एक्सटेंशन के लिए तो ओपन कर दिया है, लेकिन हर क्लास के लिए यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन हो रही थी उसको हमने रोक दिया है। तो यही है ओपन क्लोज प्रिंसिपल कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आर ओपन फॉर एक्सटेंशन। तो यहाँ पर सारे ही ओपन है, आप कितने भी क्लास बना के कितने ही कस्टमर बना के उसको एक्सटेंड कर सकते हो। एंड यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज है, तो आप हर एक क्लास या फिर जो भी नए कस्टमर होंगे उनके लिए आपको कोई नया मॉडिफिकेशन अपने कोड में नहीं करना पड़ेगा। तो यही हमारा जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल है वो सजेस्ट करता है कि आप इस अप्रोच को फॉलो करो। तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल विच इज़ कॉल्ड ओपन क्लोज प्रिंसिपल। बात करने वाले हमारे थर्ड प्रिंसिपल विच इज़ कॉल्ड लिस्ट कॉस्ट सब्स्टिट्यूशन, और इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सब टाइप्स आर इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग इट्स फंक्शनलिटी। सो क्या है, इस सुनने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स है बट करने में उतना ही ईजी है। तो उसके लिए मैं एक जल्दी क्लास क्रिएट करता हूँ। पहला क्लास होगा मेरा एक कार क्लास और ये ओपन होगा। एंड एक क्लास मैं और क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम दूंगा रेसिंग कार। अब रेसिंग कार जाहिर सी बात है कार क्लास का ही एक एक्सटेंशन होगा, सब टाइप होगा सॉरी। तो कार के पास हमारे होता है कैबिन का विड्थ, ठीक है, मैंने 39 विड्थ रिटर्न किया। लेकिन रेसिंग कार में कैबिन विड्थ नहीं होता, वहाँ पर होता है कॉकपिट विड्थ। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉकपिट और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा इंटीजर, और इस बार ही रिटर्न करेगा, छोटा ही होता है ये, तो 12 में रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम इसकी आपको बताने स्टार्ट करता हूँ अभी कि क्या प्रॉब्लम होगी अगर मैं ऐसे ही इसको यूज़ करना चाहूँ। तो मैं यहाँ पर एक मेन फंक्शन लिखता हूँ और क्रिएट करता हूँ एक लिस्ट, म्यूटेबल लिस्ट होगा। और पहले इसके अंदर मैं पास करूँगा अपना रेसिंग कार का एक ऑब्जेक्ट, सेकंड में पास करूँगा अपने कार क्लास का ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। देन आफ्टर मैं इसमें फॉर ईच इटरेशन करूँगा और ये चेक करूँगा कि क्या ये रेसिंग कार है। यदि रेसिंग कार होगा तो उसकी फंक्शनैलिटी अलग है और कार होगा तो उसकी फंक्शनैलिटी अलग है। बेसिकली जितने भी यहाँ कार के सब टाइप्स होंगे वो कार ही होंगे, इस वजह से ये बोल रहा है कि ये जो हमारा चेक है ये यूज़लेस है। एक्चुअली ये है, बट इसको मैं लास्ट में यूज़ कर रहा हूँ। दैट मीन्स जितने भी हमारे अदर सब टाइप होंगे वो ऊपर ही चेक हो जाएंगे, यदि नहीं होंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आएगा। इसकी जगह पे आप एल्स कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कार ही यूज़ कर रहा हूँ। तो रेसिंग कार की बात करें तो मैं println यूज़ करूँगा और यहाँ पर कॉल करूँगा अपने कॉकपिट विड्थ को, ठीक है, क्योंकि ये रेसिंग कार स्पेसिफिक है कि क्या इसका जो इंस्टेंस है वो रेसिंग कार है या नहीं, उसके बाद ही मैं उस चीज़ को कॉल करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर कॉल करूँगा अपने कार वाले कैबिन विड्थ को। तो यदि मैं इसको रन करूँ सो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 39 एंड 12, या 12 एंड 39, क्योंकि रेसिंग कार पहले है। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो मेरा प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे पास एक रेसिंग कार है और एक मान लीजिए मारुति सुजुकी, वो भी एक कार ही होगा, एक स्विफ्ट है वो भी कार ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे सब टाइप्स हैं। तो क्या आप एक लिस्ट में सारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट को रखें और चेक करना चाहें तो कितने वन एक्सप्रेशन आपको लगने वाले हैं। आप यहाँ पर रेसिंग कार के लिए चेक कर रहे हो, फिर उसके बाद आप स्विफ्ट के लिए चेक करोगे, मारुति कार के लिए चेक करोगे और उसकी फंक्शनैलिटी को आप कॉल करोगे। केवल उसकी फंक्शनैलिटी को कॉल करने के लिए आपको इतने सारे कोड लिखना पड़ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करें विदाउट ब्रेकिंग इट्स फंक्शनैलिटी ये है कि यहाँ पर मुझे कॉकपिट विड्थ ही मिले, यहाँ पर मुझे कैबिन विड्थ ही मिले। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि हम सबसे पहले अपनी हायरार्की को ब्रेक करें। अभी हमारा हायरार्की है कार, उसका एक सब क्लास है रेसिंग कार, ठीक। लेकिन कार क्लास और रेसिंग कार क्लास बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। ये
रेसिंग कार में हमारे पास कॉकपिट विड्थ होता है, लेकिन कार में हमारे पास कैबिन विड्थ होता है। तो मुझे कोई एक कॉमन मेथड बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग इस चीज़ को रिटर्न करें। तो उसके लिए मैं आपको एक नया क्लास क्रिएट करता हूँ, ओपन व्हीकल। ठीक है, क्योंकि सारे ही कार वगैरह बस वगैरह सब व्हीकल ही हैं, तो इस वजह से मैं इस क्लास को क्रिएट करता हूँ। और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक ओपन फंक्शन बनाता हूँ, गेट इंटीरियर विड्थ। ठीक है, ये अब ये सारी चीज़ों में कॉमन होगा, मतलब आप इसमें कैबिन का विड्थ रिटर्न करो, कॉकपिट विड्थ रिटर्न करो, डजेंट मैटर। तो ये अभी सारे केसेस को आराम से हैंडल कर लेगा। तो इस केस में मैं रिटर्न करता हूँ 0, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये फंक्शन क्रिएट करना है, इसकी रिटर्न टाइप इंट है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ 0 रिटर्न करके, क्योंकि 0 किसी का विड्थ हो ही नहीं सकता। तो अब मैं इस व्हीकल को यहाँ पर एक्सटेंड करने वाला हूँ अपने कार में। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा और व्हीकल को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर ओवरराइड करूँगा इंटीरियर विड्थ को, और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अब कार स्पेसिफिक होगी। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूँगा गेट कैबिन विड्थ, दैट्स इट। और सिमिलरली इसी तरह मैं यहाँ से व्हीकल कार को रिप्लेस करके व्हीकल लाऊंगा और उसके फंक्शन को करूँगा ओवरराइड। जो हमारा फंक्शन है वो है गेट इंटीरियर विड्थ, और इस जगह पे मैं इसके कॉकपिट विड्थ को कॉल करूँगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया ये है कि एक व्हीकल नाम का एक क्लास बनाया है, और इसको हमने एक्सटेंड किया है अपने कार में और रेसिंग कार में। व्हीकल के पास एक ओपन फंक्शन है जिसको हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं अपने कार में एंड रेसिंग कार में, और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिफाइन हो रही है इस क्लास स्पेसिफिक। जैसे रेसिंग कार है तो इसका जो कॉकपिट विड्थ है वो रिटर्न हो रहा है, अगर ये कार क्लास है तो इसमें से रिटर्न हो रहा है कैबिन का विड्थ। ठीक है, तो ये जो फंक्शनैलिटी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर क्लास स्पेसिफिक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर यदि रेसिंग कार और कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ और इस चीज़ को मैं व्हेन एक्सप्रेशन को रिमूव करूँ और मैं यहाँ पर प्रिंट एलन कॉल करूँ इट डॉट गेट इंटीरियर विड्थ, तो रेसिंग कार का इंटीरियर विड्थ मेरा कॉल होगा। तो रेसिंग कार में यदि मैं जाऊँ और इसका इंटीरियर विड्थ देखूँ तो मुझे रिटर्न हो रहा है 12। तो मुझे पहला जो मेरा प्रिंट एलन स्टेटमेंट में जो प्रिंट होने वाला चीज़ होगी वो होगी 12, और सेकेंड में हमारा होगा 39। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ और देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 एंड 39। ठीक, और इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो भी इस रेसिंग कार और कार के ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं। ठीक, एंड ये आपस में जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यदि मेरे पास यहाँ पर रेसिंग कार और कार का एक लिस्ट है, तो मैं सिंपली यहाँ पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से कॉल कर सकता हूँ इंटीरियर विड्थ को। तो यहाँ पर फंक्शनैलिटी की कोई, आप बोल सकते हैं कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है फंक्शनैलिटी में। फंक्शन एक ही है, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जिसकी फंक्शनैलिटी है वो डिफाइन हो रही है इस क्लास के स्पेसिफिक। ठीक, तो ये हमारा लिस्ट का सब्स्टिट्यूशन है जो उसने शुरू में मैंने स्टेटमेंट आपको बताई थी, उसमें सिंपली ये कहा गया था कि सब क्लासेस आर इंटर कन्वर्टेबल। तो यहाँ पर ये दो सब क्लासेस हैं व्हीकल के जो कि प्योरली इंटर कन्वर्टेबल हैं और विदाउट ब्रेकिंग इट्स फंक्शनैलिटी। इसके जो फंक्शनैलिटी है वो भी हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंपल सा एक फंक्शन को ओवरराइड किया है और इसकी फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं हम यहाँ पर कॉकपिट विड्थ, और कार केस में ये है कैबिन विड्थ। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट का सब्स्टिट्यूशन है, और ऐसे ही हम लोग अचीव करते हैं लिस्ट कॉस्ट सब्स्टिट्यूशन को। हम लोग बात करने वाले हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल की। तो ये हमारा चौथा प्रिंसिपल है सॉलिड प्रिंसिपल में, और इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ बिग इंटरफेस यू कैन क्रिएट ए स्मॉल इंटरफेसेस। अब एग्जैक्टली तो ये स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसका जो सेंस निकलता है वो यही निकलता है। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, इजीली समझ में आएगा। तो इंटरफेस मैंने बनाया आई मल्टी फंक्शनल, और इसके अंदर मैंने कुछ फंक्शंस को लिखा। एक फंक्शन है प्रिंट, दूसरा फंक्शन है प्रिंट स्पून डिटेल्स, उसके बाद हमारा फंक्शन है स्कैन का, उसके बाद हमारा फंक्शन है स्कैन फोटो का, एक फंक्शन होगा हमारा फैक्स का, और एक फंक्शन होगा हमारा इंटरनेट फैक्स का।
तो ठीक है, ये एक इंटरफेस है, इसके पास कुछ फंक्शंस है ना। तो ये बेसिकली रिलेटेड हैं हमारे प्रिंटर से। तो ये जितने भी इंटरफेस हैं, जितनी भी फंक्शनलिटी है, वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे एक प्रिंटर के फंक्शनलिटी को। तो अब इसके लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ कैनन प्रिंटर, और ये अब इस फंक्शनलिटी को करेगा इम्प्लीमेंट। तो मैं सारे इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया तो हमारा जो कैनन प्रिंटर है ना, उसमें फैक्सिंग वाली कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब फैक्स वो कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमने जब यहाँ पर फैक्स के जो फंक्शन है उसको हमने ओवरराइड किया है, इंटरनेट फैक्स और फैक्स। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि आप अगर बल्कि इंटरफेस बना देते हो ना, तो उससे होगा क्या कि अब जैसे मेरे केस में क्या है, मेरा कैनन प्रिंटर है वो फैक्स नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यार मुझे ना चाहते हुए भी उस फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इसके इंटरफेस में ये दो फंक्शंस भी हैं। यदि मैं इसको ओवरराइड नहीं करूँगा तो हमारे पास एरर आएगी, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो करना तो पड़ेगा यार, कोई चांस नहीं इसके अलावा। तो इसको कैसे रिमूव करें? तो यही बताता है हमारा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। वो बोलता है कि आप एक बल्कि इंटरफेस ना बनाओ, आप छोटे छोटे इंटरफेसेस बनाओ। तो मैं छोटे छोटे वो इंटरफेस बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मैं पहला बनाता हूँ प्रिंट के लिए, तो जाहिर सी बात है प्रिंट वाली जितने भी चीज़ें होंगी वो इसके अंदर रहेंगी। और वैसे ही इंटरफेस बनाता हूँ मैं एक स्कैन का, और सिंपली आप स्कैन की चीज़ें इसके अंदर रख दीजिए। एंड एक इंटरफेस मैं बनाता हूँ अपने फैक्स के लिए, सो आई फैक्स, और फैक्स वाले जितने भी फंक्शन हैं आप उसको यहाँ पर कट करके पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। ओके, तो अब कैनन प्रिंटर हमारा जो है इसके पास कैपेबिलिटी है प्रिंट करने की और स्कैन करने की, बट ये फैक्स नहीं कर सकता। तो मैं पहले तो ये इंटरफेस को रिमूव करता हूँ और इन सारे फंक्शंस को जिसको मैंने ओवरराइड किया है। और यहाँ पर मुझे पता है इस बार कि ये प्रिंट कर सकता है और ये स्कैन कर सकता है, तो इन दोनों को मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर लूँगा और इसके मेथड को कर लूँगा ओवरराइड, ठीक। तो यही फ़ायदा है हमें हमारे इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का यूज़ करने का, कि जितने रिक्वायरमेंट हमको है उतने हम इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करें। और जैसे हमारे केस में ये फैक्स का हमें काम नहीं था, तो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट उसको नहीं किया। तो ये है सिंपल सा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी प्रिंसिपल था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। तो ठीक है, अब हम लोग जंप करते हैं अपने लास्ट प्रिंसिपल विच इज़ डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लास्ट प्रिंसिपल के बारे में विच इज़ कॉल्ड डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। और इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि अपर मॉड्यूल नॉट डिपेंड ऑन द लोअर मॉड्यूल, बोथ विल डिपेंड ऑन द एब्स्ट्रैक्शन। सो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको एलेबरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट कैटलॉग। एक और क्लास बनाता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ SQL प्रोडक्ट रिपोजिटरी, सो प्रोडक्ट रिपो। और इस SQL प्रोडक्ट रिपो के अंदर एक फंक्शन होगा गेट ऑल प्रोडक्ट्स, रिटर्न टाइप होगा म्यूटेबल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे म्यूटेबल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो पहला मैं जो आइटम है वो हमारा एप्पल है और सेकंड है बनाना, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रोडक्ट कैटलॉग में जाऊँगा और यहाँ पर भी एक फंक्शन बनाऊँगा लिस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा अपने SQL रिपोजिटरी का, सो SQL प्रोडक्ट रिपोजिटरी। और इस SQL की मदद से मैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स को कॉल करूँगा, ये मुझे रिटर्न करेगा म्यूटेबल लिस्ट, और यहाँ पर यूज़ कर लूँगा println, पास कर दूँगा अपना स्ट्रिंग, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल सा एक कोड स्निपेट है, और मैं प्रोडक्ट कैटलॉग को बोल रहा हूँ हाई लेवल मॉड्यूल, और इस क्लास को बोल रहा हूँ मैं लो लेवल मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने तो ये बोला है कि हमारा हाई लेवल मॉड्यूल डज नॉट डिपेंड ऑन द लो लेवल मॉड्यूल, इंस्टेड इट विल डिपेंड ऑन द एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए आप, ये डायरेक्टली ही डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पे, ठीक है। तो मतलब कोड हमारा कपल है। तो इस चीज़ को कैसे रिमूव करें और कैसे इसको हम फॉलो करवाएं हमारा लास्ट प्रिंसिपल विच इज़ डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल खुद ही अब
हम लोग को ये बताता है कि आप डायरेक्टली डिपेंड ना करें लोअर लेवल मॉड्यूल पे, आप इसकी जगह पे डिपेंड करें एब्स्ट्रैक्शन पे। तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है इंटरफेस। तो इंटरफेस मैं बनाता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट रिपो, और इसके अंदर अब कुछ फंक्शंस होंगे। तो फंक्शन यही जो है हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट्स, हमारे एसक्यूएल प्रोडक्ट रिपोजिटरी में यही मैं बना लेता हूँ, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा म्यूटेबल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। और अब मैं इस प्रोडक्ट रिपोजिटरी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ओवरराइड में, क्योंकि सारी चीज़ें सेम हैं। तो मैं यहाँ पर ओवरराइड करूँगा, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है रिपोजिटरी के अंदर, प्रोडक्ट रिपोजिटरी इंटरफेस के अंदर, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैंने प्रोडक्ट रिपोजिटरी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया है, और ये जो रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है म्यूटेबल लिस्ट ऑफ एप्पल एंड बनाना, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर एसक्यूएल का जो टाइप है वो रखूँगा अपने प्रोडक्ट रिपोजिटरी। इसका मैं टाइप रख दिया प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और मैंने यहाँ पर इसके इम्प्लीमेंटेशन को रिटर्न किया है बाय यूजिंग एसक्यूएल प्रोडक्ट रिपोजिटरी। और अब मैं कॉल कर लूँगा यहाँ पर गेट ऑल प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये कॉल होगा हमारे ये वाला, आप बोल सकते हैं फंक्शन, और मुझे रिटर्न हो जाएगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारा जो हाई लेवल मॉड्यूल है वो डायरेक्टली लो लेवल मॉड्यूल पर नहीं डिपेंड कर रहा है, अब वो डिपेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्शन पर, विच इज़ प्रोडक्ट रिपोजिटरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप अभी एक अलग से क्लास बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बनाया मोंगो प्रोडक्ट रिपो, ठीक। और मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ अपना प्रोडक्ट रिपोजिटरी को। तो अब मैं इसका जो रिटर्न टाइप है वो अपने हिसाब से दे सकता हूँ। जैसे मैं म्यूटेबल लिस्ट ऑफ यहाँ पर दूँ मैं चेरी। वो प्रोडक्ट रिपोजिटरी बनाया मैंने, इस प्रोडक्ट रिपोजिटरी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। अब इसका फ़ायदा ये है कि हमारा जो हाई लेवल मॉड्यूल है वो डिपेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्शन पर, मतलब इस चीज़ पर। अब वो इस पर नहीं डिपेंड कर रहा है कि क्लास एसक्यूएल प्रोडक्ट रिपोजिटरी है, मोंगो प्रोडक्ट रिपोजिटरी है, इस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा है केवल और केवल प्रोडक्ट रिपोजिटरी पे। दैट मीन्स अब हम जितने भी क्लासेस नए बनाएंगे इस प्रोडक्ट रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करके, उनके ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर वेरिएबल में रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर मोंगो प्रोडक्ट रिपोजिटरी को क्रिएट किया, तो देखिए कोई एरर नहीं आई यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ तो ईजिली समझ में आएगा। सो यहाँ पर मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ, प्रोडक्ट कैटलॉग का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ प्रोडक्ट कैटलॉग डॉट लिस्ट ऑल प्रोडक्ट। तो अभी हमारे पास जो प्रिंट होके आने वाला है वो आने वाला है चेरी, क्योंकि मैंने यहाँ पर मोंगो प्रोडक्ट रिपोजिटरी का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जाहिर सी बात है अब ये वाला हमारा जो फंक्शन है वो कॉल होने वाला है। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चेरी ही आया है। और अब मैं क्या करूँगा, इस मोंगो प्रोडक्ट रिपोजिटरी को कन्वर्ट कर दूँगा अपने एसक्यूएल प्रोडक्ट रिपोजिटरी में, और फिर से मैं इसको यहाँ पर रन दूँगा। तो अभी आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? यस, यहाँ पर आया है मेरे पास एप्पल और बनाना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अपने हाई लेवल मॉड्यूल को डिपेंड करा देते हैं एब्स्ट्रैक्शन पर, ठीक। ये अब डिपेंड डायरेक्टली नहीं करेगा इस क्लास पर, ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट रिपोजिटरी पर, और आप इसको किसी भी लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हो। जो भी क्लास बनाना है आप बनाओ, सिंपली इम्प्लीमेंट कर लो। तो उसका रेफरेंस अब ये यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। तो इससे हुआ क्या, हुआ ये कि जो हमारा टाइट कपलिंग थी पहले वो अभी नहीं है। तो इस कपलिंग को हम लोग बोलते हैं लूज़ कपलिंग, और इसी को प्रीफर किया जाता है ज़्यादा डेवलपमेंट में, क्योंकि सॉफ्टवेयर चीज़ जो होती हैं वो बहुत ही डायनेमिक होती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो आप अगर टाइटली कपल चीज़ों को बना दोगे तो उसको चेंज करने पर, एक जगह चेंज करोगे कई जगह पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग ऑलवेज़ प्रीफर करते हैं लूज़ कपलिंग को। एक तो ये, एक ये कि आप अब स्पेसिफिक एसक्यूएल प्रोडक्ट रिपोजिटरी नहीं बना रहे हैं, आप कितने भी ऐसे क्लास बना सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन दैट उसका इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, मतलब एक्सटेंशन भी आप इसमें कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास कि आपने एक ही रिपोजिटरी बनाई और आप इसी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं।
तो दूसरा हमारा जो बेनिफिट है एब्स्ट्रैक्शन का वो ये है। तो यही है हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट बोलता है ये कि हाई लेवल मॉड्यूल डज नॉट डिपेंड ऑन द लो लेवल मॉड्यूल, बोथ विल डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक हाई लेवल मॉड्यूल बनाया और एक लो लेवल मॉड्यूल बनाया। तो हाई लेवल मॉड्यूल पहले क्या था, यहाँ पर एसक्यूएल, हम लोग यहाँ पर एसक्यूएल प्रोडक्ट रिपोजिटरी ऐसे क्रिएट कर रहे थे, ठीक, विदाउट क्रिएटिंग दिस इंटरफेस और विदाउट इम्प्लीमेंटिंग दिस इंटरफेस। तो हो क्या रहा था कि यहाँ पर ये हमारा हाई लेवल मॉड्यूल टाइटली कपल हो रहा था हमारे लो लेवल मॉड्यूल से, जो कि हम नहीं चाहते। तो इस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इंटरफेस को इन ऑर्डर टू अचीव आवर एब्स्ट्रैक्शन। तो उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और इसका रिटर्न टाइप है म्यूटेबल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब मैंने क्या किया, इस क्लास में इस प्रोडक्ट रिपोजिटरी को कर दिया इम्प्लीमेंट, और इस क्लास स्पेसिफिक जो इसका रिटर्न टाइप होने वाला है वो मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। सिमिलरली मैंने एक मोंगो डेटाबेस के लिए बनाया मोंगो प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ये एक प्रोडक्ट रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करेगा और नॉर्मली हम इसके स्पेसिफिक अपना रिटर्न टाइप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस बार रिटर्न टाइप दिया है चेरी, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया प्रोडक्ट कैटलॉग का, और उसके लिस्ट और प्रोडक्ट को कॉल कर लिया। हमारा सॉलिड प्रिंसिपल था, और ये हमारे पांचों प्रिंसिपल थे। और आप एक एक करके इसको फिर से देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया तो। अगर फिर भी नहीं आता तो आप नॉर्मली कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। सारी चीज़ों का जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। ऑलराइट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कुछ और चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।